स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर की बुक का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एंटागोनास्टिक मूवमेंट की एग्जांपल बाइसेप, ट्राइसेप या एल्बो जॉइंट तक हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोकोमोशन इन प्रोटॉक्टिस्ट्स एंड इन वर्टेब्रेट्स। मगर इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम एक छोटी सी एक्टिविटी का आज से आगाज़ कर रहे हैं। वो ये है कि कुछ एंट्री टेस्ट के जो टॉपिक्स हमारे चैप्टर्स के अंदर आते हैं उनसे रिलेटेड 2, 3, 4 MCQ हम हर लेक्चर में डिस्कस किया करेंगे। तो पहले ये जो हमारा मसल्स का टॉपिक पिछले गुज़रा है, इससे रिलेटेड कुछ MCQ हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद इन डिटेल इस लेक्चर को स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की हमने डायग्राम बनाई थी, उसको मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से हमारी बुक की भी मिलती जुलती इसी तरह की रिप्रेजेंटेशन है। ये थिक मसल फाइबर, इसी तरह से ये भी थिक मसल फाइबर, थिक मायोफिलामेंट, मायोसिन जिसे हम पढ़ते हैं। इसके अराउंड पाए जाते हैं थिन फिलामेंट्स, इसके अराउंड ये थिन फिलामेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको कुछ लेबलिंग्स करेंगे 1, 2, 3 करके, और फिर इसके हवाले से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब मैं इनके नंबर्स कर रहा हूँ। ये नंबर 1, नंबर 2, इसको नंबर 3 बोल देते हैं, इसको नंबर 4, ये नंबर 5। इस डायग्राम के हवाले से, अब ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की डायग्राम है। अब हम इस डायग्राम के हवाले से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। जैसे नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, यानी इससे मुराद in the following diagram 1 represents, इसी तरह 2 represents, 3 represents, 4 represents, 5 represents, 5 ना लिखें बेशक, इसकी जगह 6 represents, और इधर 4 और 5 इकट्ठा कर देते हैं, और इधर 6 और 7 इकट्ठा कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें आपसे कहा जाए इन द फॉलोइंग डायग्राम 1 रिप्रेजेंट्स। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि 1 ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट है एंड पार्टली थिन फिलामेंट्स हैं फ्रॉम बोथ साइड। तो इसका आंसर होगा ए बैंड। आपको पता है कि एंटायर लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट एंड पार्टली थिन फिलामेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, ये मिलकर बनाते हैं ए बैंड। उसके बाद इन दिस डायग्राम 2 रिप्रेजेंट्स। अब हम देखेंगे कि 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2 है ये आई बैंड के मिडल में, ये भी है आई बैंड के मिडल में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन बनता है
ये है बिटवीन टू कंसेक्टिव जी लाइंस या बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस। इसको कहा जाता है सार्कोमियर, इसको हम कहेंगे सार्कोमियर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से अगर स्टेटमेंट बनती है इन द अबव डायग्राम, इन द फॉलोइंग डायग्राम, 2 रिप्रेजेंट्स, ये 2 3 की जगह कोई XYZ भी कहा जा सकता है, तो ये इसका आंसर होगा सार्कोमियर। 3 रिप्रेजेंट्स, अब 3 में अगर हम देखते हैं तो ये वाला पोर्शन है और इसमें सिर्फ मायोसिन है, इसमें थिन फिलामेंट शामिल नहीं है, सिर्फ थिक फिलामेंट शामिल है। यानी ये ए बैंड का मिडल पोर्शन है जो कि एक ब्राइटर स्ट्रिप की फॉर्म में अपीयर होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होगा H जोन। इसी तरह 4 एंड 5 रिप्रेजेंट, ये 4 जो है यहाँ से यहाँ तक है, इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट इंक्लूड है। 5 भी यहाँ से यहाँ तक, इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट इंक्लूडेड है। जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट इंक्लूडेड हों इसको कहा जाता है आई बैंड। आई बैंड की जगह पर आप इसको लाइट बैंड भी कह सकते हैं। तो 4 या 5 दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइट बैंड को। इसी तरह ये 6 और ये 7 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिडल ऑफ आई बैंड को, जिसको हम बोलते हैं जी लाइन। तो एक तो ये है कि इस तरह डायाग्राम में से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि इसी तरह ये डायाग्राम बनी हुई है, आपको कहा जाए इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनमें से किस किस की लेंथ कम होगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें से देख सकते हैं, बल्कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है, ये भी आई बैंड, इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। एज जोन तो डिसअपीयर ही हो जाता है, ऑब्वियसली डिसअपीयर होने का मतलब है उसकी भी लेंथ कम होगी। और जी लाइंस गेट क्लोजर टू ईच अदर, इसका मतलब है नंबर 2 सार्कोमियर, ये तीनों चीज़ें कम होंगी। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि 4 एंड 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम पहले पढ़ चुके हैं। 4 एंड 5 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई बैंड को, इनकी लेंथ कम होगी। इसके अलावा नंबर 3 जो कि एज जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लेंथ कम होगी और कम होते होते अल्टीमेटली डिसअपीयर हो जाएगी। नंबर 2 इसकी लेंथ भी कम होगी और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सार्कोमियर को। तो इस मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मसल से कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज इन लेंथ व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हमें पता है ये 4 और 5 डिक्रीज करेंगे क्योंकि ये आई बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 डिक्रीज करेगा, ये एज जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 डिक्रीज करेगा क्योंकि ये 2 कंसेक्टिव जी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब है सार्कोमियर की लेंथ भी कम होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब इसमें से इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे चेंज कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज इन लेंथ, तो इंक्रीज लेंथ वाला कोई पार्ट भी नहीं होता जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाँ, और तीसरी चीज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट इन लेंथ व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मैं ये यहाँ पे कांस्टेंट का वर्ड लिखता हूँ। तो डिक्रीज वाले ये 3 हैं, इंक्रीज वाला कोई नहीं होगा मसल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। अब मैं यहाँ पर डिक्रीज का वर्ड लिख रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज का, इंक्रीज इन लेंथ व्हेन अ मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है। तो इंक्रीज कोई कुछ भी नहीं होता, इनमें से 1 2 3 4 5 7 कोई भी लेंथ में इंक्रीज नहीं होगा। दूसरी टाइप हो गई क्वेश्चन की। तीसरी टाइप में हम ये लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, इन लेंथ व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो कांस्टेंट रहने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है
यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क बैंड जिसको हम कहते हैं ए बैंड, और डायग्राम में वो उसको रिप्रेजेंट किस नंबर से किया गया है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है नंबर 1 से। तो इस तरह के डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन के हवाले से पूछे जा सकते हैं। अब इसमें देखें, हमने सिर्फ एक एक्टिविटी से कोई 8-10 इकट्ठे ही क्वेश्चन कर लिए हैं। 5 तो ये हमारे क्वेश्चन बन गए कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने देखा कि 3 चीज़ें लेंथ में डिक्रीज़ होती हैं, उनके तीनों के अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इंक्रीज़ लेंथ में कोई भी नहीं होता जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और रिमेन कांस्टेंट रहने वाली एक ही चीज़ है और वो है ए बैंड। तो ए बैंड जो है ये कांस्टेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की एक्टिविटी हम रोज़ाना लेक्चर में किया करेंगे कि कोई 1, 2, 3 क्वेश्चन जितने हमारे पास टाइम अवेलेबल हुआ हम करते रहें। नेक्स्ट अब हम आज के मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं, लोकोमोशन इन प्रोटॉक्टिस्ट, लोकोमोशन इन प्रोटॉक्टिस्ट एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो इसको कहा जाएगा लोकोमोशन। यहाँ पर हम कुछ लोकोमोशन के हवाले से प्रोटिस्ट का जिक्र करेंगे। पहले प्रोटिस्ट बोल दें, प्रोटॉक्टिस्टा बोल दें, एक ही बात है। इसका मतलब होता है यूनिसेलुलर और कॉलोनियल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड होते हैं। मगर हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के हवाले से हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन इन यूग्लिना। लोकोमोशन इन यूग्लिना। डियर स्टूडेंट्स, यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये यूकैरियोटिक है क्योंकि इसके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और वेरियस टाइम इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ में भी रखा गया है क्योंकि ये एनिमल लाइक है कुछ कैरेक्टर्स में, और इसको एल्गी में भी रखा गया है क्योंकि कुछ कैरेक्टर में ये प्लांट लाइक है। इस यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से ये इसकी डायग्राम, और इसके एंटीरियर एंड पर लगा होगा फ्लैजिलम। इसके एंटीरियर एंड पर लगा होगा इस तरह से फ्लैजिलम। तो इसका मतलब है यूग्लिना में लोकोमोशन के लिए पाया जाता है फ्लैजिलम। एक हो तो फ्लैजिलम, ज़्यादा हो तो फिर हम इसको कह सकते हैं फ्लैजिलम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूग्लिना का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ये फॉरवर्ड मूव करता है, इसका नाम है फ्लैजिलम। अब यहाँ पर एक बात याद रख लें कि फ्लैजिलम की मदद से यूग्लिना में जो मूवमेंट होती है ये फॉरवर्ड मूवमेंट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फ्लैजिलम के यहाँ पर एंटीरियर एंड से इसके अंदर लैशेस पैदा होती हैं, या इसके अंदर विपिंग एक्शन परफॉर्म होता है, या आप सादा से लफ्ज़ों में कह लें इसके अंदर इस तरह से लहरें पैदा होती हैं, तो ये लहरें प्रोसीड करेंगी इसके एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ। अगर ये विपिंग एक्शन लैशेस का या वेव्स का एक्शन फ्लैजिलम के टर्मिनल एंड से इसकी बेस की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके नतीजे में एनिमल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्लैजिलम की टिप से बेस की तरफ जो लैशिंग की मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट है, विपिंग एक्शन है, इसकी वजह से जो सेल है इट विल मूव फॉरवर्ड इन अ सिंगल डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है कि अगर फ्लैजिलम की, यानी फ्लैजिलम की बैकवर्ड मूवमेंट से, जो अभी हमने लिखा था कि फ्लैजिलम में बैकवर्ड लैशेस से, अगर फ्लैजिलम के अंदर बैकवर्ड लैशेस पैदा हो रही हैं तो ऑर्गेनिज्म किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑर्गेनिज्म के मूव करने की डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड। अच्छा, इसको हम एरो भी लगा देते हैं। बट इन केस कि अगर इसका उलट कर दिया जाए, उलट ये होगा कि अब फ्लैजिलम के अंदर जो वेव्स या विपिंग मूवमेंट्स पैदा होती हैं वो होती हैं बेस से टर्मिनल एंड की तरफ।
यानी जो फ्लैजिलम के अंदर लैशेस पैदा हो रही हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, वो आगे की तरफ पैदा हो रही हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एनिमल जो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बैकवर्ड मूव करेगा। अब ऑर्गेनिज्म मूव करेगा ही नहीं, यानी फ्लैजिलम अगर फॉरवर्ड मूव करता है, इसके अंदर फॉरवर्ड लैशेस पैदा होती हैं, तब एनिमल के अंदर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होगी। हाँ, अगर फ्लैजिलम में बैकवर्ड लैशेस पैदा होती हैं तो एनिमल में फॉरवर्ड मूवमेंट पैदा होगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो फ्लैजिलम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल किसका है? फॉरवर्ड मूवमेंट करवाने का। अब दूसरा जो फ्लैजिलम है इसके अंदर जो लैशेस है, वेव लाइक मूवमेंट है, उसका एम्पलीट्यूड और इसकी वेलोसिटी, यानी ये कितनी स्पीड से मूव करता है और इसकी ये मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड कितना है, ये जितना ज़्यादा होंगी ये चीज़ें उतनी इसकी स्पीड फॉरवर्ड मूव करने की स्पीड बढ़ेगी, जितनी ये कम होंगी उसकी फॉरवर्ड मूव करने की स्पीड कम होगी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रख लें कि फ्लैजिला की मदद से यूग्लिना में रोटेटरी मूवमेंट नहीं होती, राउंड मूवमेंट नहीं होती। इसकी डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए या इसमें राउंड मूवमेंट्स करवाने के लिए इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के यूनिट्स हैं, जो कि इसकी लेंथ के अलोंग होते हैं। इनको कहा जाता है मायोनिमीज। तो मायोनिमीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच आर अरेंज्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल, यानी इसके इंटीरियर से, अगर ये इसका इंटीरियर है तो ये इसका मिडल होगा और ये इसका पोस्टीरियर होगा। अब डियर स्टूडेंट इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर एंड अभी नैरो है, मिडल एंड इसका वाइड है, इसका पोस्टीरियर एंड भी नैरो है, मगर ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है। इसका जो पार्ट, जैसे ये मिडल पार्ट की अगर हम सिर्फ बात कर लें इस केस में, तो अगर इसके मिडल पार्ट को आप देखें, ये वाइड है, वाइड का मतलब इसका डायमीटर ज़्यादा है मगर इसकी लेंथ कम है। तो जो पोर्शन इसका, अगर अभी ये मिडल पोर्शन शॉर्ट एंड वाइड है तो नेक्स्ट इसका पोस्टीरियर पोर्शन शॉर्ट एंड वाइड हो जाएगा। और ये वेव लाइक एक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा? इंटीरियर से, यानी पहले नंबर पर इंटीरियर शॉर्ट एंड वाइड होगा, जैसे फिर इस तस्वीर में है मिडल शॉर्ट एंड वाइड होगा, फिर पोस्टीरियर शॉर्ट एंड वाइड होगा। तो अलोंग द लेंथ जो इसके अंदर ये शेप में चेंजेस आएंगे, ये इसको कॉज करेंगे एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाने का। तो जो रोटेटरी मूवमेंट है, रोटेशन जो है वो यूग्लिना में मायोनिमीज की वजह से है, विच आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड दे आर अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सेल। और जबकि इसमें जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो फ्लैजिलम की मदद से है। ओवरऑल यूग्लिना को हम ये कह सकते हैं कि ये अलोंग द स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, और उस लाइन के अराउंड रोटेट करता है बिकॉज ऑफ दीज मायोनिमीज। तो मायोनिमीज और फ्लैजिला मिलकर जो ये करेक्टरिस्टिक मूवमेंट करवाते हैं यूग्लिना में, इसको नाम दिया जाता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट का। यूग्लिनॉइड मूवमेंट का इसको नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इसी नाम से आता है कि व्हाट इज़ यूग्लिनॉइड मूवमेंट। तो हम कहेंगे कि यूग्लिना की मूवमेंट को यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट फ्लैजिला की एक्टिविटी की वजह से है और इसकी रोटेटरी मूवमेंट मायोनिमीज की वजह से है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये काफ़ी होगी चीज़ें। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा का हमने डियर स्टूडेंट जिसकी लोकोमोशन डिस्कस करनी है, उसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये भी किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है और उसके ग्रुप प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। अगर हम पैरामीशियम को इस तरह डायग्रामेटिकली यहाँ पर ड्रॉ करें तो पैरामीशियम की जो शेप है वो स्लिपर शेप या सोल ऑफ द फुट लाइक इसकी शेप होती है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम पेलिसिली बोलते हैं, इसकी सरफेस पर छोटी छोटी टाइनी एक्सटेंशंस होती हैं। इन टाइनी एक्सटेंशंस को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है सीलिया। एक होगा तो इसको हम बोलेंगे सीलियम, ज़्यादा होंगे ये तो फिर इनको कहा जाएगा
सीलिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकोमोशन इन पैरामेशियम में लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका नाम है सीलिया। इस वजह से पैरामेशियम की इस मूवमेंट को कहा जाता है सीलियरी मूवमेंट, यानी पैरामेशियम में लोकोमोशन की वजह सीलिया है, इस वजह से इसकी मूवमेंट को कहा जाएगा सीलियरी मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, बाकी इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह होते हैं। और यहाँ पर ये आपको बता दें कि सीलिया सारे ये इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते, ये इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस एंड को बोल दें कि ये इसका इंटीरियर है, ये इसका पोस्टीरियर है, तो एक वेव की शक्ल में बंच ऑफ सीलिया कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा जो कि वेव प्रोपेल करेगी टूवर्ड्स द पोस्टीरियर है, इस तरह यहाँ से। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि ऑल दी सीलिया वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ये सारे सीलिया कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम इस सीलिया को थोड़ा मैक्रोस्कोपिकली देखें तो सीलिया कोई अलहदा से स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन की ही इवेजिनेशन, आप यूँ भी कह सकते हैं, इट इज़ इवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी ये इवेजिनेशन है, आउटग्रोथ है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। और इसके अंदर अरेंज हुए हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का पैटर्न है वो हम यहाँ पे, वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा, इसको हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं। एक सीलियम को अगर हम कट करके क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसका डायामीटर होता है 0.1 से लेके 0.25 माइक्रोमीटर के बिटवीन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है कि एक सीलियम का डायामीटर कितना हो सकता है, तो ये 1.1 to 0.25 माइक्रोन्स के बिटवीन होगा। बाकी इसकी लेंथ जो है वो फ्यू माइक्रोन से लेके हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोन्स तक हो सकती है। अब इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हुए हुए हैं वो कैसे हैं, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक डुप्लेट है। डुप्लेट का मतलब ये होगा कि इसके अंदर दो फिब्रिल्स हैं और ये फिब्रिल्स मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं। और इसी तरह के पैटर्न को अगर हम लेकर चलें तो ये 2 हो गए, इस तरह ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इनकी टोटल तादाद है 9। तो इस तरह अगर हम इनकी नंबरिंग भी करें तो ये बनते हैं 9 पेरिफेरल, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9। तो एक सीलियम के अंदर 9 पेरिफेरल डुप्लेट्स हैं और ये कैसी अपीयरेंस दे रहे हैं, 8 शेप अपीयरेंस दे रहे हैं और 2 सेंट्रल फ्री हैं। यानी इसके अंदर जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो इसकी बाहर की साइड पे इसकी अतराफ में हैं, उसको हम इस तरह से लिखेंगे 9 × 2। एक तो उनकी टोटल तादाद 9 है और हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 2 फिब्रिल्स हैं, डुप्लेट्स हैं और ये इनको कौन सी शेप दे रहे हैं, 8 शेप। और जो सेंट्रल हैं यानी जो दरमियान में हैं उसको हम लिखेंगे 1+1, वो फ्री हैं यानी 2 अलग-अलग हैं। अब इसके टोटल अरेंजमेंट को इस तरह से लिखा जाता है 9 पेरिफेरल डुप्लेट्स मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये डुप्लेट्स प्लस 2 1+1, 2 सेंट्रल फ्री। ये पेरिफेरल 9 डुप्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 सेंट्रल फ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पेरिफेरल हैं उनकी शेप जो है वो 8 शेप्ड है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये पैरामेशियम और सीलिया का थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली। अब जो सीलिया का कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना है उसके बारे में एग्जैक्ट मैकेनिज़्म तो नोन नहीं है, मगर ब्रैडफोर्ड ने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है और उसने कहा है कि ये कैसे वर्क करते हैं। ये वर्क करते हैं इफ़ेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक में। इफ़ेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, ये टर्म्स अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें जो 9 पेरिफेरल डुप्लेट्स आपने देखे हैं उन 9 पेरिफेरल डुप्लेट में से 5 डुप्लेट्स जो हैं
वो ना यानी 9 में से 5 डुप्लेट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें या स्लाइड करें, एक ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट करें या स्लाइड करें, तो इसके नतीजे में सीलिया या तो बेंड हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस स्ट्रोक को कहा जाएगा इफेक्टिव स्ट्रोक। तो डियर स्टूडेंट, इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होती है? जब सीलिया के 9 पेरिफेरल डुप्लेट में से 5 पेरिफेरल डुप्लेट्स जो हैं वो स्लाइड करें और अलोंग ईच अदर और वो कॉन्ट्रैक्ट करें, तो इसके नतीजे में या तो वो सीलिया शॉर्ट इन लेंथ हो जाएगा या वो बेंड हो जाएगा, या आप कह लें कि सीलिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस स्टेज को हम नाम देंगे इफेक्टिव स्ट्रोक का। अब दूसरा जो पार्ट होता है इसका, उसको कहा जाता है रिकवरी। रिकवरी स्ट्रोक से मुराद डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब 9 में से 4 पेरिफेरल डुप्लेट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें या स्लाइड करें, तो इसके नतीजे में सीलिया या सीलियम सिंगुलर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, दोबारा से अपनी नॉर्मल लेंथ तक पहुंच जाएगा। इसको कहा जाएगा रिकवरी स्ट्रोक। तो डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन रिकवरी स्ट्रोक एंड इफेक्टिव स्ट्रोक, ये टर्म शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रोक में 9 में से 5 पेरिफेरल डुप्लेट स्लाइड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और रिकवरी स्ट्रोक में 9 में से 4 पेरिफेरल डुप्लेट्स स्लाइड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान सीलियम की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, सीलियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और रिकवरी स्ट्रोक के दौरान सीलियम दोबारा से इलोंगेट हो जाता है या रिलैक्स हो जाता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक। अब इस काम के लिए डियर स्टूडेंट्स एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी, और एटीपी हाइड्रोलाइज होकर चेंज होता है एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस ई का मतलब है एनर्जी। और एटीपी को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम को हम नाम देते हैं एटीपेज। तो सीलिया की इफेक्टिव रिकवरी स्ट्रोक के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस है उसका नाम है एटीपी, और एटीपी हाइड्रोलाइज होगा किस एंजाइम की मदद से? उसका नाम है एटीपेज एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक जो लोकोमोशन इन पैरामीशियम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो मेन चीज़ें आप जिसके बारे में लिखेंगे वो क्या होगा? सबसे पहले जिक्र करेंगे एमीबा पैरामीशियम में पाई जाने वाली लोकोमोशन के रिस्पॉन्सिबल हैं सीलिया, इसलिए इसकी मूवमेंट को कहा जाता है सिलियरी मूवमेंट। फिर इन सीलिया की लेंथ कितनी होती है? इनकी लेंथ फ्यू माइक्रोन से हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोन, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोन्स तक हो सकती है। इनका डायमीटर कितना होता है? 0.1 माइक्रोन टू 0.25 माइक्रोन तक इनका डायमीटर हो सकता है। सिंगुलर इसका सीलियम होता है, प्लूरल इसका सीलिया होता है। क्या ये सारे सीलिया इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के साथ इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो इंटीरियर से स्टार्ट होती है प्रोग्रेसिवली पोस्टीरियर की तरफ जाती है, वन आफ्टर दी अदर ये इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे एनिमल जो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। अब इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये किससे बना हुआ है? 9 पेरिफेरल डुप्लेट से, जो कि 8 शेप्ड होते हैं, डिजिट 8 की शक्ल में होते हैं, 8 जैसे लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं ना, ये 8 शेप्ड ऐसे 8 की शेप बनी हुई है, और 2 सेंट्रल इसमें फ्री होते हैं। ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। इनकी जब सीलियम शॉर्ट होता है या बेंड होता है तो इफेक्टिव स्ट्रोक इसको बोलते हैं। 9 में से 5 पेरिफेरल डुप्लेट इसमें हिस्सा लेते हैं। जब ये फिर से इलोंगेट होता है तो इसमें 9 में से 4 पेरिफेरल डुप्लेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट में आ जाएगा कि इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी, और उसको हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम को बोलते हैं एटीपेज एंजाइम बोलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन हमने डिस्कस करनी है वो है एमीबा। एमीबा भी एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और ये भी किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। इसका ग्रुप भी किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ का है। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। एमीबा अपनी शेप को चेंज करता रहता है, और इसकी शेप में चेंजेस जो हैं वो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से आते हैं। तो इसमें अगर हम इस तरह से इसको बना लें एमीबा को, तो एमीबा की कोई रेगुलर शेप नहीं है, एमीबा की कोई डेफिनेट रेगुलर शेप नहीं है।
इस तरह से ये अमीबा में न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के करीब करीब जो साइटोप्लाज्म है इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्म, और जो थोड़ा यानी न्यूक्लियस के करीब करीब एंडोप्लाज्म, और जो थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब करीब साइटोप्लाज्म है यानी आउटवर्ड है सेल में, इसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या फ़र्क होता है कि part of the cytoplasm which is around the nucleus or which is towards the inner part of the cell is known as endoplasm, and the part of the cytoplasm which is just beneath the plasma membrane or towards the periphery of the cell, इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म मूव करता है और उसके नतीजे में एक साइटोप्लाज्म के ऊपर एक उभार, एक प्रोजेक्शन पैदा हो जाती है, इसको नाम दिया जाता है सूडोपोडिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सूडोपोडिया वर्ड का मतलब ये है, सूडो का मीनिंग होता है फॉल्स और पोडिया का मीनिंग है लेग और फीट। तो इसको हम कहेंगे सूडोपोडिया मीन फॉल्स लेग और फीट, इसको हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अमीबा में जो लोकोमोटरी पार्ट या स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं सूडोपोडिया, और सूडोपोडिया को डिफाइन कैसे करते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ओवर द सरफेस ऑफ द सेल आर नोन एज सूडोपोडिया। अब ये एक और चीज़ आपको बताते चलें कि ये जो सूडोपोडिया हैं ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से बनते हैं, और साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि इंटरनल सेल मोशन, या आप इसको कहते हैं साइक्लोसिस। सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर मूव करे, साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनेल, इसको साइक्लोसिस बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम भी होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह दें, इंटरनल सेल मोशन कह दें, साइक्लोसिस कह दें, ये तीनों नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और ओवरऑल अमीबा की इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है एमीबॉइड मूवमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है, जैसे यूग्लिना का जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम और रोटेटरी मूवमेंट के लिए मायोनिमीज। पैरामेशियम का जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो सीलिया है। एमीबा का जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो है सूडोपोडिया। एमीबा की मूवमेंट को एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं, पैरामेशियम की मूवमेंट को सिलियरी मूवमेंट कहते हैं, और यूग्लिना की मूवमेंट को यूग्लिनोइड मूवमेंट्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे इस टॉपिक का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, लोकोमोशन इन प्रोटॉक्टिस्टा। इसके बाद जो लोकोमोशन जिन एनिमल्स में डिस्कस की जा रही है वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। इसमें सबसे पहले जिस एनिमल के बारे में लोकोमोशन को डिस्कस किया जा रहा है उसका नाम है लोकोमोशन इन जेलीफिश। जेलीफिश की लोकोमोशन को सबसे पहले इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो जेलीफिश, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये बिलोंग करती है फाइलम सिलेंट्रेटा से। फाइलम सिलेंट्रेटा से ये बिलोंग करता है, और इनका ये जो कैप या कैप भी इसको बोलते हैं, इसको बेल बोलते हैं। तो इन 2 तस्वीरों में अगर आप यहाँ पर देखें, जो इसकी ये जो बेल है, जिस पार्ट को हम बेल बोल रहे हैं, नीचे वाली डायग्राम में बेल इज़ वाटर फिल्ड, ये पानी से भरी हुई है, और ऊपर वाली डायग्राम में वाटर एक्सपेल कर रही है। वाटर एक्सपेल करने की वजह से ये बेल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, जेलीफिश में इसका फाइलम सिलेंट्रेटा है, जिसकी बॉडी कैविटी को एंटीरोन सिलेंट्रॉन कहा जाता है। इसके ये बहुत सारे टेंटिकल्स हैं।
तो जब इसकी ये बॉडी पानी से भर जाती है, इसका साइज़ बढ़ जाता है। ये वाटर फील्ड है, इस वक्त इसका माउथ ओपन था। जब ये बेल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पानी फोर्सफुली बाहर आता है। ये जो रेड एरोज में लगा रहा हूँ ये वाटर की डायरेक्शन है। तो वाटर जब फोर्सफुली बाहर आता है वो नीचे वाले पानी पर एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जेलीफिश ऊपर चली जाती है इस तरह, फिर ये ऊपर चली जाती है, फिर ये। तो जैसे एक जेट मूव करता है, जेट के पोस्टीरियर एंड से जितना एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। तो इससे इसने जो वाटर को एक्सपेल किया ये एक्शन है। इसके नतीजे में इस जेलीफिश का अपवर्ड डायरेक्शन में जाना, ये इसका क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। तो क्योंकि ये एक जेट की तरह मूव करता है इसलिए इसकी मूवमेंट को नाम दिया जाता है जेट प्रोपल्शन मूवमेंट। तो इसकी इस मूवमेंट को क्या बोला जाएगा, जेट प्रोपल्शन मूवमेंट इसको नाम दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यही टर्म है इसमें से जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है व्हाट इज़ जेट प्रोपल्शन मूवमेंट, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे कि जेलीफिश की मूवमेंट को कहा जाता है जेट प्रोपल्शन मूवमेंट। और इसमें जब इसकी ये जो बेल यानी इसका कैप या बेल वाला पार्ट है ये वाटर से फिल्ड होता है, तो बेल जो है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे जब वाटर इजेक्ट होता है या एक्सपेल होता है तो वो लोअर वाटर के ऊपर एक एक्शन लगाता है, फोर्स लगाता है, और नीचे वाला पानी उस पर रिएक्शन की फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये जेलीफिश जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। और इसके स्पेसिफिक मूवमेंट के पैटर्न को कहा जाता है जेट प्रोपल्शन मूवमेंट का इसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम आज के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आज हमने 4 ऑर्गेनिजम्स की लोकोमोशन को डिस्कस किया, जिसमें नंबर 1 पर हमने लोकोमोशन इन यूग्लिना को डिस्कस किया। उसके बाद हमने लोकोमोशन इन पैरामीशियम को डिस्कस किया, लोकोमोशन इन एमीबा को डिस्कस किया, और लास्ट चौथे नंबर पर हमने वर्टिब्रेट्स में से एक एनिमल को भी डिस्कस किया है जो कि जेलीफिश है, जिसकी मूवमेंट को कहा जाता है जेट प्रोपल्शन मूवमेंट। तो डियर स्टूडेंट हमने शुरू में एक कुछ MCQ के हवाले से एक्टिविटी भी की, आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस करना है। हमने जितने भी आज MCQ डिस्कस किए वो थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल के हवाले से, तो इनकी आपने डायग्राम्स और इनको अच्छी तरह पढ़ना है। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।